नमस्कार। आज बात करेंगे ओसीडी की। जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो हमारे घर के पास में एक बैंक मैनेजर रहते थे। बैंक में बहुत भीड़ रहा करती थी तो उन्हें एक फियर ऑफ कंटेमिनेशन था और यहीं से उन्हें ओसीडी की शुरुआत हुई। वो बार बार हाथ धोने लगे और शुरू में तो बैंक से आकर नहाकर या कपड़े बदल कर सेटिस्फाई हो जाते, लेकिन धीरे धीरे उन्हें किसी फ्रेंड का या किसी रिलेटिव का घर आना भी अखरने लगा। उनके जाने के बाद वो सोफ़ा, कुर्सी, फर्श और दरवाजे के हैंडल सब साफ करते। फिर उन्होंने किसी बाहर के व्यक्ति का घर में आना भी बंद कर दिया और यहाँ तक कि उन्होंने अपनी वाइफ को भी सोशल ओकेजन्स पर बाहर जाने से रोकना शुरू कर दिया। घर का कोई भी मेंबर अगर घर से बाहर जाता तो उसे ठंड में आकर भी नहाना पड़ता। उनकी वाइफ जो कि बहुत सोशल थी, उनके लिए इस तरह से समाज से और आसपास से कट जाना बहुत तकलीफ वाली बात थी। इससे वो डिप्रेशन के शिकार भी हो गए। जब उन बैंक मैनेजर के पेरेंट्स उनके साथ रहने लगे तो जब वो उनके कमरे में जाते तो बस खड़े होकर के उनसे बात करके वापस आ जाते, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर वो बैठेंगे तो उन्हें फिर नहाना पड़ेगा, क्योंकि उनके पेरेंट्स तो उनके रूल्स फॉलो करते नहीं थे। और इस वजह से उनकी वाइफ और बच्चों का भी उन्होंने अपने पेरेंट्स के पास आना जाना कम करवा दिया। और इस सब कुछ का असर उनके बेटे पर पड़ा। वो बच्चा हमेशा ही दूसरे बच्चों से अलग रहा। आज भी वो अपने कमरे में बंद रहता है, ज़्यादा किसी से मिलता जुलता नहीं, डिप्रेशन का शिकार है। ये अलग बात है कि उसका डिप्रेशन का ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन यहाँ ये देखने वाली बात है कि एक लंबा अरसा जो वो इस ओसीडी के साथ रहे, उससे उनके बेटे पर कितना बुरा असर पड़ा और पूरी फैमिली कितना परेशान रही। अगर आप सोच रहे हैं कि आखिर ये ओसीडी क्या होता है, तो आइए ओसीडी के बारे में विस्तार से जानकारी लेते हैं डॉक्टर सुनील शर्मा से। आप एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर के साइकियाट्रिक सेंटर में सीनियर स्पेशलिस्ट हैं। नमस्कार सर, यूडेमोनिया क्वेस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, जैसे कि आज हम ओसीडी की बात करें तो सबसे पहले मैं यही चाहूँगी कि आप हमारे व्यूअर्स को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में ये समझाएं कि ये ओसीडी क्या होता है। देखिए, ओसीडी है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स। तो एक ऑब्सेशन होता है। ऑब्सेशन का मतलब है इंट्रूसिव थॉट्स या कोई इमेजेस या कोई इम्पल्सेस, ये बार बार आते रहते हैं और ये ऑब्सेशन है। और उस जो ऑब्सेशंस हैं उनके ऊपर कई बार एक्ट करना पड़ता है, तो वो कंपल्शन एक्ट है। अगर वो आप नहीं करते हैं या वो करते भी रहते हैं तो इसमें एक एंजाइटी होती है कि मैंने ये ऑब्सेशन आ रहा है तो नहीं आना चाहिए, ये थॉट नहीं आना चाहिए। जैसे इनअप्रोप्रिएट इमेजेस आने लगती हैं कई बार, जो होनी नहीं चाहिए उस तरह की ख्याल आते रहते हैं। तो उसके लिए वो व्यक्ति परेशान होता है कि ये ख्याल मेरे रुक जाने चाहिए, तो उससे एक एंजाइटी होती है। और कई बार उसको कंपल्शंस होते हैं कि मैं हाथ धोऊं, मेरे को कंटेमिनेशन हो गया है ना, गंदगी हो गई है, तो बार बार उसको हाथ धोने के कंपल्शंस आते हैं। तो इस तरह से ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहलाता है। सर, ऑब्सेशन मतलब ऑब्सेसिव थॉट्स, जैसे कि इस केस में जिसका हमने डिस्कस किया इन्हें था कि फियर ऑफ कंटेमिनेशन, इस तरीके के और क्या थॉट्स हो सकते हैं? देखिए, हम इसको बेसिकली 3 तरीके से ये होते हैं कि फर्स्ट तो जो मोस्ट कॉमनली होता है दैट इज़ कंटेमिनेशन का, कि भाई मुझे ये कंटेमिनेशन हो गया है। और दूसरा जो रहता है वो होता है पैथोलॉजिकल चेकिंग या डाउट्स। तो बार बार ये चेक करते हैं कि कोई चीज़, जैसे मान लो उनको लगता है कि कोई मिसहैप घटना से रिलेटेड, कोई वायलेंस से रिलेटेड कोई घटना, जैसे कि कहीं मेरा गैस सिलेंडर बंद करना भूल तो नहीं गया, गैस बंद करना तो नहीं भूल गया। उसको लगता है कि अगर गैस ऑन रहेगा तो पता नहीं क्या कुछ ब्लास्ट हो जाएगा, कुछ और हो जाएगा। या मैंने ताला चेक किया, बंद किया कि नहीं किया, तो उसको बार बार चेक करते हैं। तो ये है पैथोलॉजिकल डाउट या चेकिंग। तीसरा जो है वो ये होता है ऑर्डरिंग या पैटर्न, जिस तरह से चीज़ें एकदम सिस्टमेटिकली होना चाहिए। तो सिमेट्री, कि ये किताब यहाँ रखी हुई होनी चाहिए, यहीं होनी चाहिए, जूते जहाँ पे रखे हुए हैं वहीं पे रखे होना चाहिए। अगर उससे थोड़ा सा भी इधर उधर डेविएशन होता है तो उनको प्रॉब्लम होने लगती है। उसके अलावा जो लेस कॉमनली हैं उसमें आता है होर्डिंग, मतलब चीज़ों को, जो चीज़ें काम नहीं आएंगी या पिछले कई सालों तक काम में नहीं आई, उनको भी वो संभाल के रखते हैं कि पता नहीं कब काम आ जाएगी। तो ये एक होर्डिंग है। सर, काम में नहीं आने वाली चीज़ों को संभाल के रखने की आदत तो कई लोगों में होती है, पर शायद उन्हें ये पता नहीं होता। अगर पता हो तो वो इसके बारे में थोड़ा सोच सकते हैं और उन चीज़ों को जो कि उनके काम की नहीं है वो कुछ ऐसे लोगों को दे सकते हैं जिनके लिए वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकती है ना। एक होता है बॉडी डिस्मॉर्फिया, कि
मैं अगली हूँ, ये मेरा नाक बड़ा है, या इस तरह की जो चीज़ें, वही ऑब्सेसिव थॉट्स आते रहते हैं, जबकि है नहीं, लेकिन उनको ऐसा लगने लगता है। दूसरा है कि जो ऑब्सेसिव हेयर पुलिंग, इसको ट्राइकोटिलोमेनिया बोलते हैं, तो वो जानते हुए भी कि मैं बाल नोच रहा हूँ या खींच रहा हूँ, लेकिन वो खींचते रहते हैं, ये ऑब्सेसिव कंपल्शंस हैं। तो इस तरह से ये कॉमनली बाकी जो ऑब्सेशंस या कंपल्शंस हैं वो इस तरह से हैं। जैसे आज के केस की बात करें हम, तो इसमें फियर ऑफ कंटेमिनेशन जो है ये ऑब्सेशन है, और बार बार हाथ धोना, नहाना, घर की चीज़ों को साफ करना ये कंपल्शन है। तो और इसके क्या उदाहरण हो सकते जो दिमाग में आ रहे हैं वो ऑब्सेशन है, और जो उसके इसको रिलीव करने के लिए जो जो एक्ट किए जा रहे हैं वो कंपल्शंस। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि ऑब्सेसिव थॉट ये हो गया कि भाई मैं अगर ये उच्चारण नहीं करूँगा, है ना, या ये पूजा नहीं करूँगा तो मेरे घर वालों पे आपदा आ जाएगी, ये ऑब्सेसिव थॉट है। और इसका कंपल्शन क्या है कि आप उच्चारण करते रहते हो। उच्चारण क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ऑब्सेसिव थॉट आया है। तो एक्चुअल में उच्चारण करना इज कंपल्शन, और अनहोनी की आशंका इज अ थॉट। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि ऑब्सेशन ही रहें और कंपल्शन ना रहें, केवल ऑब्सेसिव थॉट्स ही आते रहते हैं, कंपल्शन उनमें नहीं होता है, पर ऑब्सेसिव थॉट्स आते रहना भी डिस्ट्रेस का कारण बन सकता है। सर, हम अपने आसपास कई लोगों को देखते हैं जो कि गैस का नॉब बार बार चेक करते हैं, या दरवाजे का लॉक चेक करते हैं, गाड़ी का लॉक चेक करते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे वो लोग थोड़े ज़्यादा कॉशियस हैं, थोड़ा सावधानी से ज़िंदगी जीते हैं। तो आपके कहने से ऐसा लग रहा है क्या कहीं उनको ओसीडी होता है? देखिए, इसमें एक जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया उसमें कहा गया है कि अगर आपका पूरे दिन में 1 घंटे से ज़्यादा का समय जो है वो इस तरह की एक्टिविटीज़ में लगता है कि आप 1 घंटे से ज़्यादा ऑब्सेसिव और कंपल्शन के बीच में निकालते हैं, कि आपने पूरे दिन भर में 1 घंटे तक हाथ धोते हैं कुल मिला के, या आप अरेंज करते रहते हैं 1 घंटे से ज़्यादा में, तो वो इस क्राइटेरिया में आता है। और किसी भी साइकेट्रिक इलनेस के लिए ये ज़रूरी है कि वो आपका पर्सनल, सोशल या ऑक्यूपेशनल डोमेन को अफेक्ट करता हो। अदरवाइज कोई अगर थोड़ा बहुत देखिए, इसमें एक है ना, ऑब्सेसिव पर्सनैलिटीज़ भी होती हैं या ऑब्सेसिव ट्रेट्स भी होते हैं। तो ये डिफरेंशिएट करना बिटवीन द डिसऑर्डर और बिटवीन द पर्सनैलिटी या ट्रेट, ये हमें करना पड़ेगा कि कई बार नॉर्मल चीज़ें भी होती हैं, थोड़े मेटिकुलस लोग होते हैं, थोड़े अच्छे प्लान करने वाले लोग भी होते हैं, और लेकिन डिसऑर्डर में वो क्या होता है कि प्लानिंग तो बहुत अच्छी कर रहे हैं लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा है, कंप्लीशन नहीं हो रहा है। तो इस चीज़ को भी थोड़ा देखना, क्योंकि जो परफेक्ट करना चाहते हैं या जो सिमेट्री वाले लोग हैं, वो क्या है कि सिमेट्री थोड़ा सा भी इधर होगी, फिर ट्राई करेंगे, तो या जैसे हम ये कहते हैं कि कोई मान लो नहाने गया है, तो वो उस सिमेट्री को करेगा कि पहले इस सीक्वेंस में मेरे धोना है मुझे, और उसमें कहीं से भी गड़बड़ हो गया तो वो वापस रिपीट करते हैं। तो वो लंबा टाइम लेते हैं किसी काम को पूरा करने के लिए। तो ये थोड़ा डिफ्रेंशिएट करना होता है कि डिजीज़ है या ट्रेट्स हैं। कई बार लोगों को जो परफेक्शनिस्ट होते हैं उनको देख करके भी लगता है कि इन्हें ओसीडी है। ये डिपेंड करता है, मैंने जैसे कहा कि वो 1 घंटे से ज़्यादा का समय या उनके किसी डोमेन में प्रॉब्लम है तो फिर वो। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो स्वयं इन चीज़ों से उनको डिस्ट्रेस हो रहा है या नहीं हो रहा है। हालांकि कई पेशेंट्स के अंदर, जो सीवियर पेशेंट्स होते हैं, उसमें इंसाइट लॉस हो जाती है। सर, आपने जो अभी ऑब्सेशन और कंपल्शन बताए, ये किसी एक पेशेंट में पूरी लाइफ में सेम रहते हैं या फिर इनमें चेंज भी आ सकता है? देखिए, इसका कोर्स जो है वो क्रॉनिक कोर्स होता है, वैक्सिंग एंड वैनिंग फेज होती हैं इनमें, कि कई बार कम हो जाते हैं, फिर स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है तो सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। ये क्रॉनिक कंडीशंस हैं, और कई बार ऑब्सेशंस चेंज भी होते रहते हैं और कई बार सेम ही चलते हैं। तो इस तरह का इसका कोर्स रहता है। सर, ओसीडी की शुरुआत किसी स्पेसिफिक एज में होती है या कभी भी शुरू हो सकता है? देखिए, ओसीडी जनरली एडोलसेंट में होती है, एडल्ट एज में होती है, लेकिन ये वैसे कहीं किसी भी स्टेज में हो जाती है, लेकिन यूजुअली
चाइल्डहुड या एडोलेसेंस के दौरान होती है, और जैसा हमने बात की एक क्रॉनिक डिसऑर्डर है जो चलता है लंबा, पर कम ज़्यादा इसकी सिवियरिटी होती रहती है। सर ओसीडी होने के कारण क्या होते हैं? देखिए ओसीडी के कारण में जनरली जेनेटिक वल्नरेबिलिटीज़ और इनहेरिटेंस वो होते हैं। दूसरा इसके अंदर होता है स्पेसिफिक न्यूरो सर्किट्स इन्वॉल्व होते हैं, जहाँ पर कॉग्निटिव इनफ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है कि कॉग्निटिवली कई बार हमें फ्लेक्सिबल होना पड़ता है, तो वो इनफ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है। और दूसरा जो हैबिट फॉर्मेशन एक्टिविटीज़ होती हैं या हैबिट फॉर्मेशन प्रोसेस होता है उसमें ऑल्टरेशंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से ओसीडी डेवलप होता है। सर जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन के अलावा कुछ और वजह हो सकती है, कोई रिस्क फैक्टर जिनसे ओसीडी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं? देखिए जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है बेसिकली, तो बाकी स्ट्रेसफुल कंडीशंस या जो डेवलपमेंटल फेज़ के अंदर कोई ट्रॉमा या कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो कि हैबिट फॉर्मेशन को अल्टर करती हैं, या स्पेसिफिक जो इनका न्यूरो सर्किट डेवलपमेंट है उसको अगर इम्पैक्ट करती हैं, तो उन सिचुएशंस में ये हो सकता है। सर ओसीडी के भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं क्या? देखिए ओसीडी की कॉम्प्लिकेशंस में एक सीवियर स्ट्रेस और एंजाइटी होता है, और चूंकि अगर मान लो ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं और वो सीवियरिटी बढ़ती जाती है, तो लॉन्ग रन में सेकेंडरी डिप्रेशन भी कई बार डेवलप हो जाता है। और चूंकि इनको हमेशा एक फियरफुल रहते हैं कि कोई चीज़ मुझसे गलत ना हो जाए, तो उनको ये होता रहता है कि मेरे से कोई किसी को मैं मार ना दूं, किसी को मैं गाली गलौज ना कर दूं, या मैं खुद सुसाइड ना कर लूं। तो ये एक बहुत वो चलता रहता है उनके अंदर ये फियर। और लेटर सीवियर फेजेस के अंदर समटाइम्स देखा गया है कि कभी कभार आत्महत्या जैसी चीज़ें भी हो सकती हैं। तो बेसिक कॉम्प्लिकेशंस में एंजाइटी और डिप्रेशन जो है, सेकेंडरी डिप्रेशन, ये मेनली रहता है। और बाकी जो एसोसिएटेड जो चीज़ें हैं कि वर्क में आपका फ़र्क पड़ेगा कि वो कंप्लीशन प्रॉपर नहीं कर पाएंगे, बार बार चेक करेंगे, गलती तो नहीं हो रही है, गलती तो नहीं हो रही है, तो वो डिले हो जाते हैं। सर आपने ओसीडी के सिम्टम्स और कारणों के बारे में बहुत डिटेल से बताया। इसके डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के बारे में हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आपने हमें इतना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। किसी और बीमारी की वजह से, जैसे सब्सटेंस यूज़ है या कोई ट्रॉमा वगैरह है, फिज़िकल ट्रॉमा, ब्रेन इंजरीज़, इनकी वजह से ये सिम्टम्स नहीं हैं, तो हम उनको ओसीडी क्लासीफाई करते हैं। उनको हम सेपरेटली डायग्नोस कर सकते हैं कि ये डिप्रेशन के साथ में ओसीडी है या ओसीडी के बाद में डिप्रेशन हुआ है। बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल आपने पूछा है कि ओसीडी का ट्रीटमेंट कैसे किया जाए, क्योंकि तरह के लोग हैं कि इससे प्रभावित हैं, वो लोग इसको डिजीज़ समझते भी नहीं हैं, और एक तरफ वो लोग हैं जो इससे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कॉम्प्लिकेटेड या सीवियर केसेस के अंदर हम एंटीसाइकोटिक्स भी साथ में इस्तेमाल करते हैं।